अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज ही हम क्लास 5 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 इज़ सीड्स, देयर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे और इसी में ही आज हम एक्सरसाइज भी करेंगे, मतलब ये आज चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपने चैप्टर 3 का पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले तो आप जाकर वो देखें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा हुआ होगा तो शायद आपको ये वीडियो समझ ना आए। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और उस पार्ट 1 की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएं, साइंस की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे रूटीन के व्यूअर्स हैं आप तो सबसे पहले लाइक कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो हमने जी लास्ट वीडियो मीन्स पार्ट 1 में हमने जी फ्रेंच बीन्स की जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था, मतलब उस बीन के जो स्ट्रक्चर है उसको हमने देखा था, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको देख लिया था हमने। उसके बाद हमने मैज सीड, उसके भी पार्ट्स ऑफ मैज सीड और उसकी जर्मिनेशन कैसी होती है वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज इतनी मतलब एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है लेकिन डाइजेस्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगी बात, फंक्शंस ऑफ कोटिलिडन्स, इसका काम क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कोटिलिडन्स है वो भी एक पार्ट है सीड का, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड जर्मिनेशन में। अब जो मैच्योर सीड होता है उसमें कोटिलिडन्स जो है उसमें फूड, इट कंटेन फूड, उसमें फूड होता है, उसमें फूड मौजूद होता है, या वो खुद एज अ फूड का काम कर रहा होता है कोटिलिडन्स। ठीक है, या तो फिर अगर उसमें एंडोस्पर्म है वहां से वो फूड ले रहा होता है। जैसे अगर हमने फ्रेंच बीन में देखा तो फ्रेंच बीन में एंडोस्पर्म नहीं था, तो उसमें जाहिर सी बात है कोटिलिडन एज अ फूड का काम कर रहा है। अगर हम मैज सीड में देखें तो उसमें जी एंडोस्पर्म मौजूद है और कोटिलिडन को फूड जो है वो एंडोस्पर्म से ही आ रहा था। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी बात। तो ये बेसिकली फूड से एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हेल्प करती है जर्मिनेशन में, मतलब बहुत नीड होती है एनर्जी की जर्मिनेशन में। तो जाहिर सी बात उसके लिए फूड चाहिए और फूड फिर हमें कोटिलिडन या एंडोस्पर्म से मिल जाता है। उसके अलावा जी जब इन्होंने बताया कि फ्रेंच बीन है उसमें जो कोटिलिडन्स था वो उगता है, ग्रो करता है आउट ऑफ द सॉइल, मिट्टी के ऊपर, और जो हमने पीछे पढ़ा था मैज सीड का वो बिलो द सॉइल करता है। अब जब ये कोटिलिडन फ्रेंच बीन में ये ग्रो कर लिया सॉइल के ऊपर, तो ये बेसिकली बन जाता है फोटोसिंथेटिक, मतलब कि अब इसमें इसको नीड होती है फोटोसिंथेसिस की। अब सवाल है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो प्लांट है वो अपना फूड बनाता है। अब कैसे फूड बनाता है? फूड बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, वाटर और जो मिट्टी में से उसको एनर्जी मिल रही है उससे, इन तीनों चीज़ों से मिलकर वो फूड बनाता है। अब उसका फूड क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और उसके अलावा प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा में से और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, ये हम जैसे आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जब ये फोटोसिंथेटिक बन गया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है फर्स्ट लीव ऑफ द सीडलिंग, उसके बाद पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, तो पत्ते भी जाहिर सी बात है वहाँ पे फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो है प्लांट के ऊपर रहता है फॉर क्वाइट सम टाइम आफ्टर द फर्स्ट लीव अपीयर। ठीक है जी, तो वो रहता है, अगर
दे स्टे ऑन द प्लांट फॉर क्वाइट सम टाइम आफ्टर द फर्स्ट लीव्स अपीयर। एक लीव अपीयर होने, अच्छा उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो ह्यूमंस हैं वो भी कंज्यूम करते हैं फूड स्टोर इन द कॉटिलोडियंस ऑफ सीड, जैसे पीनट्स है, चिकपीस है, हम ये खाते हैं ना, चाट वगैरह, छोलों की चाट खाते हैं, तो बेसिकली हम कॉटिलोडियंस ही ले रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब जब भी हमारे खाने में सीड्स आते हैं हम वो खाते हैं तो एक्चुअली हम कॉटिलोडियंस ले रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं जिसमें जो है कंडीशंस उनको रिक्वायर हो ताकि वो जर्मिनेशन उनकी हो सके। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है ओनली द सीड दे रिसीव द राइट कंडीशन फॉर जर्मिनेशन आर एबल टू जर्मिनेट। मतलब सारा डिपेंड कर रहा होता है सीड के ऊपर, सीड को हम जैसी कंडीशंस देंगे वो उसी हिसाब से जर्मिनेट करेगा। अच्छी कंडीशंस देंगे तो अच्छे से जर्मिनेट करेगा, सही नहीं देंगे तो वो नहीं करेगा। अब ये कंडीशंस हैं क्या, ठीक है। अब सबसे पहले है कि ऑक्सीजन। अब ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए कि हम किसी भी लिविंग थिंग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, मतलब उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो। ठीक है, अगर उनको ऑक्सीजन सही प्रोवाइड होगी तो मतलब वो प्रॉपर जर्मिनेट करेगा। ठीक है, और मतलब एक किस्म की क्या है कि ऑक्सीजन क्या है, रिस्पायरेशन है। तो जैसे जैसे उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी वो रिस्पायरेशन करेगा, और रिस्पायरेशन बेसिकली ब्रेक्स डाउन करता है जो स्टोर फूड है मौजूद सीड में, ताकि उसको वहाँ से एनर्जी मिल सके और फिर वो प्रॉपर जर्मिनेट हो सके और वो ग्रोथ कर सके इनटू बेबी प्लांट, और बेबी प्लांट के बाद अडल्ट प्लांट की तरफ। उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है वो है वाटर। अब एक लेवल तक आपने उसको पानी देना है सीड को। ठीक है, अब आपने इतना प्रॉपर पानी देना है सबसे पहले तो ना वो इतना भरा रहे जो गमला है आपका पूरा दिन, ना आपका गमला ड्राई रहे। एक प्रॉपर उसको पानी चाहिए ताकि वो सीड कोट जो है वो ब्रेक हो सके। अगर पानी नहीं देंगे, अगर गमला ड्राई रहेगा तो सीड कोट भी ड्राई रहेगा और वो ब्रेक खुद नहीं कर पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो सीड कोट है वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो, ताकि वो इजीली उसमें से जो है मतलब आगे वो बेबी प्लांट की तरफ निकल सके। उसके बाद जी प्रॉपर टेम्परेचर है। ठीक है, अब हर एक पर्टिकुलर रेंज है हर सीड के लिए कि उसको इतना टेम्परेचर चाहिए तब जाकर वो जर्मिनेट होगा। अब वो एक रेंज कौन सी है, फॉर एग्जांपल 16 to 24 सेल्सियस, ये है कि अगर आप इतनी देंगे तो होगा। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको सीड्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा कूल टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए 2 से -4 डिग्री सेल्सियस है, जैसे रेडिश है या स्पेनिश है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे रेडिश मूली और स्पेनिश जो है आपकी पालक। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी, वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है मेंशन कि कुछ सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए उनको एक्सपोजर ऑफ लाइट चाहिए होता है, मतलब उनको नीड होती है उनको लाइट की, उनको लाइट होगी तो फिर वो जर्मिनेट होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डार्कनेस में, अंधेरे में वो जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। अब आ जाते हैं हम आई गेस एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम ये समरी है, सीड हमने 2 पढ़े, अब मैश सीड एंड फ्रेंच बीन सीड। तो मैश सीड नहीं, पहले आते हैं फ्रेंच बीन की तरफ। तो एपीजियल जर्मिनेशन होती है। एपीजियल जर्मिनेशन मतलब जो कॉटिलेडियन से वो ग्रो करता है अबव द ग्राउंड, और हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है कि जो आपकी कॉटिलेडियन है प्लांट का वो बिलो दी प्लांट होता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, उसके बाद जो मैश सीड है वो आपका मोनोकॉट होता है। ठीक, और
इसमें 1 कोटिलेडन मौजूद होता है और एंडोस्पर्म भी होता है और ये डाइकोट है, ठीक है। अगर इसमें 2 कोटिलेडन एंड 1 एम्ब्रो होता है और ये 3 इसकी कंडीशंस हैं फॉर दी जर्मिनेशन। अब आ जाते हैं हम ट्रू फॉल्स की तरफ, इजी है तो जल्दी जल्दी करते हैं। अ फ्रेंच बीन हैज़ 1 कोटिलेडन, तो फ्रेंच बीन्स 1 कोटिलेडन नहीं होता, वो 2 कोटिलेडन में डाइकॉट है वो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब मैज सीड 2 कोटिलेडन, मैज जी मोनोकॉट है, डाइकॉट नहीं है, वो मोनोकॉट है, तो मतलब ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद है इन द जर्मिनेशन ऑफ फ्रेंच बीन सीड द कोटिलेडन्स कम अबव द ग्राउंड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल हमने पीछे अभी डिस्कस किया, तो इसलिए उसको हम एपिजेल कहते हैं। एपिजेल का मतलब है कि जो कोटिलेडन है वो अबव ग्रो अबव द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद है वाटर, एयर एंड प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर फॉर जर्मिनेशन, जी बिल्कुल ये ट्रू है। उसके बाद लास्ट है इन द जर्मिनेशन ऑफ मैज सीड द कोटिलेडन स्टे बिलो द सॉइल, जी बिल्कुल, तो मैज सीड में जमीन के अंदर ग्रो होता है कोटिलेडन। अब जी एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 इज द जर्मिनेशन इन विच द कोटिलेडन कम अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जी एपिजेल जर्मिनेशन, जो मैंने ऊपर 2 बार रिपीट की है बात। सेकेंड है दीज कंडीशंस रिक्वायर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, कौन कौन सी कंडीशंस है विच इज रिक्वायर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, तो वो आपकी होंगी जी ऑक्सीजन, प्रॉपर टेम्परेचर एंड वाटर, ठीक है, तो विच इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 3 इज above the requirement of light for germination, some seed germinate in dark where some require light, या all seed germinate dark, all seed germinate light, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मतलब कुछ डार्क में होते हैं और कुछ लाइट में भी जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाइपोकोटिलेट्स हुक इज फॉर्म ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, तो अगर आपने वीडियो पार्ट 1 देखा है तो उसमें आपको अंदाजा हो गया जो बीइंग सीड्स होते हैं उसमें हाइपोकोटिलेट्स होता है, ठीक है, एक हुक की तरह होता है। और अगर हम नीचे हैं कोलेप्टाइल इज द स्ट्रक्चर फाउंड इन, वो मैज सीड में होता है। अब ये मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे दिखा दूं, इन्होंने दोनों जो टर्म्स यूज किए हैं, अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखी तो आप यहीं से भी देख सकते हैं, ये वाला, तो ये मैज सीड में देख रहे हो आप, ये देखिए ये इसको कहते हैं। और जब हम फ्रेंच बीन की तरफ आते हैं तो उसमें प्रॉपर हुक की तरह होती है, ये वाला देख रहे हो ये, ठीक है, ये हुक की तरह है। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और उम्मीद यही है कि कमिंग वीक जो है फॉर्म्स आ जाएंगे, तो तैयारी तो हम अपनी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है मैथ और साइंस में आपको पूरा करवा कर रहूँगी क्लास 8 तक, चाहे एक दिन में मुझे 3 वीडियोस अपलोड करनी पड़े मैं करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे चल रहे हैं कि जिस वजह से मैं थोड़ा कम कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह एक बार अगर फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर मैं भी स्पीड बढ़ाऊंगी और आप भी अपनी तैयारी को 120 की स्पीड पे और चौथा गियर लगाकर उसको आगे कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर होंगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।